पिछले जन्म में वो चीन के प्रथम सम्राट से भी महान सम्राट था। एक छोटे से शिशु के रूप में फिर से जीना कैसा अनुभव होगा। पिछले जन्म का नायक एक अनाथालय में जन्मा था, लेकिन आज द्वीप समूह की सैन्य शक्ति के बल पर उसने पिछले राजा को हरा दिया और एक नए विदेशी राज्य का स्वामी बन गया। बाद में उसने दल का नेतृत्व कर चारों दिशाओं में युद्ध किया और अंततः पूरे संसार को एक कर दिया। कौन सोच सकता था कि ऐसा एक लोहे जैसा दृढ़ सम्राट एक आकस्मिक मृत्यु के बाद तलवार और जादू की दुनिया में पुनर्जन्म लेगा और एक ऐसा शिशु बन जाएगा जिसे हर घड़ी कपड़े बदलने पड़ते हैं। नायक एसर को लगा कि यह तो सीधा बहुत बुरा हो गया, लेकिन इस जन्म के माता पिता उसके प्रति बहुत स्नेही थे। इससे नायक के मन में एक अस्पष्ट सी हलचल उठी। बाद में समझ आने पर नायक ने पाया कि यह दुनिया उसकी पिछली दुनिया से बहुत अलग थी। पिछली दुनिया की तकनीक बहुत उन्नत थी, जहाज और युद्धपोत तो रोजमर्रा की बात थे। हालांकि इस दुनिया में ये चीजें नहीं थीं, लेकिन यहाँ मना नाम की एक शक्ति थी जो किशोरावस्था से लेकर 20 वर्ष की उम्र के बीच शरीर में बिखरे मना के टुकड़ों को इकट्ठा करती है और मना कोर बनाकर जादू का उपयोग किया जा सकता है। इनमें जादू का उपयोग शरीर को मजबूत करने के लिए करने वाले योद्धा होते हैं और जो जादू को बाहर छोड़कर हमला करते हैं वे जादूगर होते हैं। पिछले जन्म में नायक ने इसी नाम की शक्ति का उपयोग किया था, यानी अपने भीतर छिपी शक्ति को समझकर उसे नियंत्रित और मुक्त करना। इसलिए उसने पिछली दुनिया के ज्ञान को जोड़कर मना कोर जमाने की कोशिश शुरू की। ऐसे ही नायक ने 3 वर्ष गुजार दिए और वह एक छोटे बच्चे से धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन नायक हमेशा की तरह चुपके से अभ्यास कर रहा था। जब वो सफलता के बहुत करीब था, तभी अचानक हुई एक घटना से उसके माता पिता बहुत घबरा गए। वे भागकर कमरे में जांच करने आए और उन्होंने जो देखा उससे हैरान रह गए। उनका बेटा तो असाधारण प्रतिभा निकला और छत का तख्ता तक गिर पड़ा। माता पिता के प्रेम ने नायक को वह गर्मजोशी दी जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। यह वो चीज थी जो उसे पिछली दुनिया में सत्ता की चोटी पर खड़े होने पर भी नहीं मिली थी, वही चीज जिसे वो फिर भी कभी नहीं पा सका था। उस पल नायक अपने आंसू रोक न सका और फूट फूट कर रो पड़ा और दोनों जन्मों में पहली बार उसने पापा और मम्मी पुकारा। बेटा प्रतिभाशाली है, ये जानने के बाद पिता ने उसे इस शक्ति का उपयोग करना सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी ही उन्होंने पाया कि नायक की प्रतिभा इतनी प्रबल थी कि उसके लिए कोई और बेहतर गुरु ढूंढ नहीं ठीक होगा, वरना नायक की प्रतिभा यूं ही दबकर रह जाएगी। इसलिए पिता ने पत्नी से चर्चा की और नायक को बाहर जाकर शिक्षा लेने भेजने का फैसला किया। लेकिन पत्नी अपने नन्हे से बच्चे को छोड़ने का मन नहीं बना सकी और दोनों यहीं अड़े रहे। नायक ने अपने माता पिता को देखा और समझ नहीं पाया कि 2 में से एक चुनना क्यों है। वे सब साथ क्यों नहीं जा सकते। जैसे ही यह सुझाव दिया गया, माता पिता दोनों ने तुरंत सिर हिला दिया। अगले ही दिन वह कभी के साथियों के साथ नए नगर की यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। जंगली जानवरों के हमले भी हुए, ज्यादा इसलिए क्योंकि सब लोग युद्धों में पके हुए योद्धा थे। जैसे ही लड़ाई छिड़ी, अधिकतम हल्की चोट ही लगी। नायक की मां एलिस अपने पति के घावों का उपचार करती थी और तभी उसे पता चला कि उसकी मां में उपचार की शक्ति है, लेकिन चूंकि उपचारक बहुत कम थे, उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। इसलिए पति पत्नी ने एक दूरस्थ क्षेत्र में बसना तय किया। तब दल के योद्धा आयन नायक से एक मुकाबला करने की बात रखने आया, मुख्यतः ये देखने के लिए कि वह कितनी दूर तक पहुंचता है। किसने सोचा था कि शुरुआत के 1 सेकंड के भीतर ही नायक की निपुण युद्ध कला सबको चौंका देगी। खासकर उसकी बिजली जैसी तेज हरकतें किसी सामान्य योद्धा के बस की नहीं थी। यहाँ तक कि दल के युद्धों में पके योद्धा जैस्मिन भी इस बच्चे की तारीफ किए बिना न रह सकी। उसके बाद का कुछ समय नायक हर दिन दूसरों से सलाह लेता है और तरह तरह के कौशल सीखता है। फुर्सत मिलते ही वो जैस्मीन को भी सिखाता है कि जादुई शक्ति को पैरों में कैसे प्रवाहित किया जाए ताकि अपनी गति बढ़ाई जा सके। खुशी के दिन हमेशा बहुत थोड़े होते हैं। जब लोग एक तंग घाटी से गुजर रहे थे तो वे घात लगाए बैठे डाकुओं के शिकार हो गए। हालांकि लोगों ने पूरी जान लगाकर लड़ाई की, लेकिन डाकू दल की संख्या भारी थी। फिर भी वे दुश्मनों की भीड़ को संभाल नहीं पाए। उनके पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने पहले से भनक नहीं लगाई थी। और नायक की मां की स्थिति तो और भी खास थी। उसे बिल्कुल भी उजागर नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो फिर से गर्भवती हो गई थी और जरा सी चूक भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। इसलिए पिता ने तय किया कि डाकू सरदार को रोक ही लिया जाए ताकि नायक जल्दी से लोगों को लेकर निकल सके। लेकिन भागने के दौरान ही पहाड़ की चोटी पर छिपे एक जादूगर ने हमला शुरू कर दिया। एक ही पल में नायक ने अपनी मां को धक्का दिया और खुद बाईं ओर से फिसलकर शिखर की चट्टान की तरफ जा गिरा। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वो एक गुफा में है और सामने एक बड़ा सा डरावना अजीबोगरीब राक्षस भी मौजूद है। उसका नाम सेल्विया था। दिखने में भले ही वो खास ना हो, लेकिन दिल से बहुत ही भला था। वो नायक के भूखे पेट की चिंता कर रहा था और तुरंत ही चट्टान की दीवार पर उगे फल तोड़ लाया। सब उसके लिए ले आया ताकि उसका पेट भर जाए। खूब खा पी कर तृप्त हो जाओ। सेल्विया ने नायक को बाहर का हाल भी बताया और कहा कि उसके घर वाले सब कुशल मंगल हैं। उस पल नायक के दिल का बोझ आखिरकार उतर गया। उसके बाद कुछ दिन बीत गए। नायक की चोटें भर गईं और वो बस जल्द से जल्द घर जाकर पापा मम्मी को देखना चाहता था। लेकिन अभी वो जहाँ था वो अल्शायर जंगल की सीमा पर था, जहाँ जंगली जानवरों और अपराधियों के लिए भी एक तरह का स्वर्ग था। ऐसा बच्चा अगर अकेले बाहर निकल जाए तो बस मांस का निवाला बन जाएगा। इसलिए सेल्विया ने उसे कुछ दिन और रुकने को कहा। जब तक वो अंतरिक्ष फटने का इंतजाम कर ले तब वो उसे वापस भेज देगा। और इस बीच सेल्विया ने नायक को दिखाया कि कैसे जादू का इस्तेमाल करते हुए एक साथ जादुई शक्ति इकट्ठा करने की कला भी की जाती है। इसे देखकर नायक को बहुत सीखने की ललक हुई और उसने तुरंत सीखने की बात कही। तब सेल्विया ने उससे पूछा, अगर ये तरकीब सीख ली तो तुम क्या करोगे? नायक ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं उन लोगों को मरते दम तक सजा दूंगा जिन्होंने उसकी असली चीजें लूट ली थी। ये सुनकर सेल्विया ने उसे उड़ाकर बाहर खदेड़ दिया। इतनी ताकत अगर अंधाधुंध हिंसा में लग गई तो उससे बस और ज्यादा बैर और नफरत पैदा होगी और आखिर में नुकसान सबका ही होगा। इतना कहकर सेल्विया ने वही सवाल फिर से पूछा। नायक को अपने परिवार के साथ बिताए सुखद दिनों की याद आ गई और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह पहले कितना मासूम और भोला हुआ करता था, कितना भटक गया था। इसलिए उसने जवाब दिया जो पहले से बिल्कुल अलग था, मैं इस शक्ति का उपयोग असली लोगों की रक्षा के लिए करूंगा। सेल्विया नायक के इस जवाब से बहुत खुश हुआ और फिर उसने वो तरकीब उसे सिखा दी। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित मेहमान आ पहुंचा। सेल्विया ने जल्दी से उसे छिपा दिया
और फिर अपने असली रूप में आकर दुश्मन से भिड़ गया। हालांकि उसकी ताकत हल्के में लेने लायक नहीं थी, लेकिन आखिर पुराने घाव अब भी उसके शरीर पर थे, इसलिए वो दुश्मन से जीत हार साफ साफ तय नहीं कर पाया। और ऊपर से नायक भी यही मौजूद था। वो हमेशा दोनों पक्षों की चिंता करता था। तब सिल्विया ने अपनी शक्ति से समय को कुछ देर के लिए रोक दिया और अंतराल को खोल दिया, ताकि पुरुष नायक एक गोली लेकर यहाँ से जा सके। पुरुष नायक इस बात को बिल्कुल सहन नहीं कर पाया। हालांकि साथ बिताया समय बहुत कम था, लेकिन वो पहले ही सिल्विया को अपने परिवार जैसा मान चुका था, इसलिए उसने स्नेह से उसे दादी कहकर पुकारा। सिल्विया का दिल द्रवित हो उठा, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से पुरुष नायक को यहाँ से जाने दिया, अकेले दुश्मन का सामना करने के लिए। इसी बीच सुरंग के भीतर पुरुष नायक ने सिल्विया का सबसे सच्चा आशीर्वाद सुना। सुरंग पार करने के बाद पुरुष नायक अब जंगल के भीतर था। जब वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, तभी उसे पास में मानवों की उपस्थिति का आभास हुआ और जाकर देखा तो पता चला कि वे दास व्यापारी थे। उन्होंने एक अल्फ लड़की को बांध रखा था और उसे अच्छे दाम पर बेचने की फिराक में थे। पुरुष नायक का हत्या करने का मन तड़प उठा, लेकिन उसे याद आया कि उसने सिल्विया से वादा किया था कि नकारात्मक भावनाओं के वश में नहीं होना, तो उसने अपना मन संभाल लिया और मौके का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते आधी रात हो गई। दास व्यापारियों के मन में अचानक कुछ गलत इरादा जाग उठा। वे उस लड़की पर हाथ डालने की सोचने लगे। ये सुनते ही पुरुष नायक से रहा नहीं गया, तो वह चांदनी और तेज हवा का फायदा उठाकर दास व्यापारियों वगैरह को एक एक कर निपटाने लगा। रही बात उन 3 छोटे भेड़ियों की जो मदद करने और खींचतान करने में लगे थे, पुरुष नायक को लगा कि उनका भी सफाया करना जरूरी है। कहीं उन्हें छोड़ दिया तो बाद में उल्टा काट न खाएं, फिर क्या करेगा। लेकिन लड़की ने कहा कि वे छोटे भेड़िए अच्छे बच्चे हैं, और ठीक उसी समय वह उसकी गर्दन का बंधन उतार रही थी, मानो उन्हें जंगल में गायब होते देख रही हो। बाद में पुरुष नायक ने सोचा कि लड़की से अलग होकर चल देगा, लेकिन अगले ही पल वो अचानक उसकी बाह पकड़कर रुक गया। तुम इतनी प्यारी बच्ची को जंगल में अकेला और बेसहारा छोड़ दोगे क्या? कुछ नहीं हो सकता। उसे बस लड़की को वापस पहुंचाने का फैसला करना पड़ा। कुछ समय साथ रहने के बाद पुरुष नायक को पता चला कि लड़की का नाम टेसिया है, क्योंकि उसके माता पिता का काम बहुत व्यस्त था। आमतौर पर उसके साथ सिर्फ सेवक और गृह प्रबंधक रहते थे। कभी बाहर सिर्फ एक बार घूमने निकली थी और रास्ता भटक जाने की वजह से दास व्यापारियों ने उसे पकड़ लिया। रास्ते में पुरुष नायक ने पहले वाले छोटे भेड़िए को पीछे चुपचाप पीछा करते हुए पाया। तुरंत उसने धीमी आवाज में चेताया, और ठीक इसी समय उसके भीतर का मनाकोर पता नहीं किस समस्या का शिकार हो गया और लगातार चुपचाप दर्द दे रहा था। इसलिए पुरुष नायक को शक हुआ ही कि छोटा भेड़िया शायद उसकी बीमारी का फायदा उठाकर उसकी जान लेना चाहता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बस चुपचाप शिकार छोड़ दिया और चला गया। तभी पुरुष नायक समझ गया, असली बात यह थी कि छोटा भेड़िया एहसान चुकाने आया था। कुछ समय की लंबी यात्रा और भटकन के बाद दोनों का रिश्ता काफी नजदीकी हो गया। रात में जब टेसिया को नींद में डर लगता, तो वह उसे भी अपने तंबू में साथ सुलाने के लिए बुला लेती। उसे लगा कि अब वे दोनों दोस्त बन चुके हैं, इसलिए वो पुरुष नायक को और अपनापन भरा संबोधन देकर पुकारना चाहती थी। किसे पता था कि पुरुष नायक की प्रतिक्रिया बहुत ठंडी निकली, मानो वो जरा भी परवाह न करता हो। इससे टेसिया का दिल बिल्कुल खट्टा हो गया। उसी समय टेसिया तुरंत उत्साह से भर उठी और आगे बढ़कर रास्ता खोल दिया और पुरुष नायक को अपने देश चलने का न्योता दिया, जो अभी अभी अल्फों के देश में पहुंचा था। तभी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। दोनों जातियों के बीच गहरा वैर, यहाँ तक कि मानव जाति को भी दानव समझा जाता है। अब राजकुमार के साथ खोई हुई राजकुमारी लौट आई है। जैसे भी देखो ये तो बस किसी के दलाल जैसे लगते हैं। जब सैनिक पुरुष को तुरंत वहीं खत्म करने की सोच रहे थे, टेसिया को दादाजी ने उन्हें रोक लिया। उनका नाम वीरियन है। वे राक्षसों के देश के पूर्व राजा हैं। फिर टेसिया के माता पिता भी वहां आ पहुंचे। राजा का पुरुष के प्रति जरा भी अच्छा रवैया नहीं था, लेकिन टेसिया की जिद के कारण उसे बस इस जीवन रक्षक को राजमहल में अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक रखना पड़ा। रास्ते में चलते हुए पुरुष चारों ओर नजर दौड़ाता रहा और उसने देखा कि राक्षसों की भी उस पर दुश्मनी भरी नजर है। इससे वो और भी सतर्क हो गया। हालांकि टेसिया उसके प्रति बहुत उत्साह दिखा रही थी, फिर भी उसने पूरी तरह अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी थी। महल में पहुंचकर राजा ने पुरुष के मुंह से पूरी बात सुनी तो उनकी भौहें तन गईं और वे तुरंत आग बबूला हो गए। उन्होंने मनुष्यों को खुलेआम दानव कहकर कोसा और अपनी बेटी को भी बांध कर रख दिया। लेकिन जब उन्होंने सुना कि पुरुष ने टेसिया को अपनी ताकत से बचाया था, तो हर किसी के चेहरे पर नामुमकिन लिखा था। यहाँ तक कि पहरेदार भी शक में पड़ गए। ये तो पुरुष का यहाँ घुसने का बस एक बहाना था। टेसिया ने यह सुनकर तुरंत पुरुष की तरफ से सफाई दी। उसे इस तरह ईमानदार देख राजा भी कुछ नर्म पड़ गए और फिर मान गए कि वे किसी को भेजकर पुरुष को वापस भिजवाएंगे। इसी के साथ पुरुष के दिल का दर्द और भी तेज हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बस छत पर आकर हवा खाने लगा और टेसिया के परिवार की वो गर्मजोशी भरी तस्वीर देखकर पुरुष को अपने माता पिता की याद आने लगी। लेकिन वो डर भी रहा था कि कहीं वे उसे दोष न दें। आखिर अगर उसे पढ़ने भेजने के लिए ये सब न किया गया होता, तो हम सब उस डाकू गिरोह से नहीं टकराते। टेसिया ने पुरुष की परेशानी सुनी और फौरन कह दिया कि उसकी चिंता बेवजह है। माता पिता अपने बच्चे से कभी प्यार करना नहीं छोड़ते, और अगर वो पुरुष के जाने की बात सुनकर दुखी भी हो। टेसिया की बातें सुनकर पुरुष के मन की बेचैनी कुछ शांत हो गई और उसे ये भी समझ आ गया कि वो हमेशा बाहरी दुनिया से चौकन्ना रहा, लेकिन अपने उस गर्म घर को ही भूल गया। कितना मूर्ख था वह। तभी वीरियन अचानक पीछे से बाहर आ गए और फिर एक तलवार फेंक दी और उसे अच्छी तरह परखने को कहा। पुरुष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वीरियन ने भी जरा भी रहम नहीं किया। आखिरकार टेसिया ही आगे आए और समझाती हुई बोली कि किसी अच्छे इंसान पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। तभी वीरियन ने अचानक पुरुष से पूछा, क्या वो उसका शिष्य बनना चाहेगा? अगले दिन वीरियन पुरुष को साथ लेकर अपने पुराने मित्र से मिलने गए। उनका नाम लिनिया था। वे एक विशेष जादूगर थीं, जो मनुष्य राज्य में दूर उसके माता पिता तक संदेश पहुंचा सकती थीं। इसी के साथ एलिस और रेनॉल्ड्स भी अपने बेटे के लिए अनजानी जगह में भटक जाने के दुख से टूटे हुए थे। पुरुष के खाई में गिरने के बाद से एलिस रोज आंसुओं से चेहरा धोती थी। बाद में दोनों राजधानी ज़ायलारस में बस गए। जिंदगी दिन ब दिन बेहतर होती गई, लेकिन बेटे की बात याद आते ही दर्द और बढ़ जाता था।
तभी दोनों के मन में पुरुष की आवाज गूंज उठी। उसने अपने पापा मम्मी से कहा कि वो अभी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन शरीर अब भी कमजोर है और राक्षसों के देश में उसे कुछ साल और रुकना होगा ताकि शरीर अच्छी तरह मजबूत हो जाए। वो तुरंत लौटकर उनके साथ मिल जाएगा। पति पत्नी दोनों ने एक स्वर में सुना। तब वे घर से निकल पड़े। पुरुष नायक भी आंसू रोक न सका। जब भावनाएं थोड़ी शांत हो गईं, उसने अपने आंसू पोंछ लिए और कहा कि वो शक्तिशाली वीर्यन का शिष्य बनना चाहता है। राजा और रानी दोनों ने इस बात का कड़ा विरोध किया। एक साधारण मानव भला पूर्व राजा का शिष्य कैसे बन सकता है? लेकिन वीर्यन और टेशिया का रुख अडिग रहा। राजा और रानी दोनों उस पर जरा भी रहम नहीं कर सके, इसलिए उन्हें मानना ही पड़ा। प्रशिक्षण शुरू होने से पहले टेशिया पुरुष नायक को शहर में घुमाने ले गई। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे सचमुच एक कुलीन परिवार के बच्चे से टकरा जाएंगे, जिसका सिरगना वही फेलिस था जिसने पुरुष नायक से बदतमीजी से बात की। उसका रवैया बेहद घमंडी था, लेकिन पुरुष नायक भी नम मिट्टी का नहीं था। उसने सीधे ठंडी निगाहों से पलटवार किया और फेलिस की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। ये देख वो उसी समय पुरुष नायक को द्वंद्व की चुनौती दे बैठी। अरे ये तो ऐसा आदमी मैंने पहली बार देखा जो खुद पहल करके लड़ने आ जाए। पुरुष नायक ने भी तुरंत हामी भर दी, जबकि टेशिया एक तरफ खड़ी बतौर पंच तमाशा देखती रही। और सच में मुकाबला शुरू होने में एक सेकंड भी नहीं लगा। फेलिस पुरुष नायक की एक ही मुक्का खाकर चित हो गई, यानी न सुनो तो सीधा नुकसान उठाओ। शहर से निकलने के बाद टेशिया पुरुष नायक को और भी जगहों पर घुमाने ले गई। दोनों ने खूब दिल खोलकर आनंद लिया और जब वे महल लौटे, टेशिया ने पुरुष नायक से कल होने वाली साधना को लेकर उसकी उत्सुकता पूछी। पुरुष नायक ने वीर्यन के बारे में बात करना शुरू किया। उनका प्रशिक्षण बहुत कठोर है और दर्द का स्तर यहाँ तक कि उबलते तेल में डुबोए शरीर को भी फीका कर दे। फिर भी पुरुष नायक उत्साह से भरा हुआ था, क्योंकि वो मजबूत बनना चाहता था ताकि उन लोगों का रक्षक बन सके जो उसके लिए सबसे अहम है। साधना की राह औपचारिक रूप से शुरू होने के बाद 3 साल पलक झपकते बीत गए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शुरू में एक पुनर्तः शक्तिशाली व्यक्ति से मिले उस स्वर्णिम अवसर में इतनी उलट देने वाली शक्ति छिपी थी। वो शक्ति जो केवल जागृत होने पर ही फैलती थी, वो आगे आए सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी 2 मीटर से अधिक दूर उछाल देती और वो उस शक्ति को संभाल न पाने के कारण बहुत जल्दी बेहोश हो जाता। फिर जब उसकी चेतना लौटी तो वह भी अपने कमरे में वापस आ गया। वीर्यन बिस्तर के पास बैठे थे और फिर उन्होंने पूछा कि क्या पुरुष नायक को इसका कारण समझ आया कि उसके शरीर में जो दबाव है उसका स्रोत क्या है। पुरुष नायक कुछ देर सोच में पड़ा और फिर साफ साफ बता दिया कि यह एक सफेद ड्रैगन से आया है। वीर्यन का चेहरा हैरत से भर गया, लेकिन पुरुष नायक के भीतर की शक्ति सचमुच झूठ नहीं थी। उन्होंने गंभीरता से पुरुष नायक को चेताया कि यह बात किसी भी हालत में बाहर न जाए, वरना मुसीबत खुद चलकर आएगी। पुरुष नायक ने तुरंत सहमति दे दी। इसके बाद वीर्यन ने बताया कि स्वदेश लौटने का दिन 4 महीने बाद तय हुआ है, क्योंकि तीनों राज्यों की युवाओं की विनिमय सभा जल्द होने वाली थी जो मानव साम्राज्य के पोर्टल तक पहुंचती है। उसे पहले ही खोल दिया जाएगा। सुना है कि वो पहले ही घर लौट सकता है, लेकिन पुरुष नायक के चेहरे पर वैसी खुशी जरा भी न दिखी जैसी वे सोच रहे थे। इसी बीच अल्फ राजा ने भी उसे जाने की खबर टेशिया को दे दी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद जो अंडा पुरुष नायक ने 3 साल तक पाल पोस कर रखा था, आखिरकार उसमें हलचल होने लगी। जैसे जैसे अंडे का खोल धीरे धीरे टूटता गया, एक छोटा काला ड्रैगन बाहर निकल आया। पुरुष नायक ने गिविया के नाम के अनुसार उसका नाम शील भी रखा। लड़का अभी भी पुरुष नायक के हाथ में है। एक निजी निशान छोड़ गया। अगली सुबह टेशिया पुरुष नायक को जगाने आए। बिस्तर का पर्दा उठते ही उसने एक छोटी सी प्यारी चीज को पुकारते देखा। तुरंत ही उसने सिल्वी को गोद में उठा लिया। स्नेह भरा दुलार टेशिया की कोमलता से बिल्कुल अलग। वीर्यन ने सिल्वी को देखते ही पुष्टि की कि यह एक सच्चा ड्रैगन है। बूढ़े की दिल की धड़कनें कुछ तेज हो गईं। उसने सीधे इतने तीखे स्वर में पुकारा, लगता है अब तो सांसें टूटने की नौबत है। पुरुष नायक को चिंता थी कि सिल्वी कहीं लोगों की नजरों में न आ जाए, लेकिन वीर्यन ने इसे खुलकर घोषित कर दिया कि यह एक दुर्लभ जादुई प्राणी है। इस तरह कोई उसे ड्रैगन जाति से जोड़कर नहीं देखेगा। उस दिन की प्रशिक्षण की असली परीक्षा यहीं से शुरू हुई, क्योंकि पुरुष नायक अब एक पालक प्राणी के रूप में जाग चुका था। उसे एक साथ प्राणी संबंध और जादू संबंध दोनों साधने थे और व्यवहारिक अभ्यास ही सबसे प्रभावी प्रशिक्षण पद्धति थी। वीर्यन की निर्बाध चालों का सामना करते हुए पुरुष नायक उसकी हर हरकत और हर सांस तक पकड़ नहीं पा रहा था। इसे पकड़ नहीं सकते, हार मान लेना ही सबसे बेहतर था। वीर्यन ने समझाया कि विस्फोटक मांसपेशी दर्द वाला तत्व उच्च स्तरीय जादुई ध्वनि प्रयोग भी कर सकता है। बस बचपन से उसका शरीर लगातार नाजुक रहा था। पहले से सब कुछ तराश कर पूरा करने के बाद तभी असली प्रशिक्षण की शुरुआत होती है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद पुरुष नायक ने शुरुआती तौर पर वह शक्ति पकड़ ली जो मिलने के बाद आती है, और प्राणी संबंध की पीड़ा भी धीरे धीरे गायब हो गई। प्रशिक्षण के अलावा वो अक्सर टिशा के साथ बाहर घूमने जाता था। एक बैठक में पुरुष नायक फिर से उस सुनहरे बालों वाले युवक से मिला। दूसरे पक्ष ने अब भी ताने कसने की भाषा नहीं छोड़ी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि पुरुष नायक पहले ही उसे भुला चुका था। गोल्डन बालों वाला युवक शर्म से तमतमा कर लड़ाई पर उतर आया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक फिर से हार गया। क्रोधित सुनहरे बालों वाले ने अपनी असली प्रवृत्ति दिखा दी। उस सुनहरे बालों वाले का असल मन पुरुष नायक से दोस्ती करना था, बस स्वभाव कुछ ज्यादा ही घमंडी था। जब पुरुष नायक ने पूछा कि क्या वे तीनों विनिमय सभा में भाग लेंगे, तभी पता चला कि वो सुनहरा बालों वाला तो अल्फ राष्ट्र द्वारा भेजा गया कुहू पर्वत का दूत था। 4 महीने पलक झपकते ही बीत गए। रवानगी से पहले वीर्यन ने पुरुष नायक को एक दिया जिस पर अल्फ राजवंश का चिन्ह खुदा हुआ था, ताकि अगली बार आने की कई झंझटें बच जाएं। पुरुष नायक ने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन टेशिया की छाया कहीं नहीं दिखी। स्थानांतरण द्वार खुला और क्षण भर चमक उठा। टेशिया आखिर दौड़ती हुई आ पहुंची। राजकुमारी होने के कारण विनिमय सभा में भाग न ले सकने वाली वह बस बार बार पुरुष नायक को संभल कर रहने की याद दिला सकती थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर विदा ली। पुरुष नायक स्थानांतरण द्वार में कदम रखता है और मानव साम्राज्य के आकाशी नगर के किलास 3 साल बाद फिर अपने देश पहुंचा। जब पुरुष नायक ने घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलने वाली एक छोटी लड़की निकली। असल में उस साल मां ने बेटी को जन्म दिया था। परिवार के इकट्ठा होने के बाद पुरुष नायक ने इन 3 सालों का संक्षिप्त हाल सुनाया और सिल्वी को एक दुर्लभ जादुई प्राणी कहा। पिता रेनॉल्ड्स ने सुना कि बेटा अब 3रे चरण की शक्ति तक पहुंच चुका है, तो फौरन उसे पिछवाड़े ले जाकर अभ्यास करवाना चाहा। तभी रेनॉल्ड्स के नियोक्ता विंसेंट अंदर चले आए। जब विंसेंट ने सुना कि पुरुष नायक 3रे चरण की शक्ति रखता है, तो उसके मन में अभी भी कुछ शंका थी। आखिर के किलास अकादमी का प्रतिभाशाली अभी मुश्किल से 12-13 साल का ही तो होना चाहिए। ऐसी अवस्था तक पहुंच गया, लेकिन पुरुष नायक ने तुरंत अग्नि तत्व का जादू चलाया और पल भर में आंगन की घास को राख में बदल दिया।
फिर से उसे तेजी से रेनॉल्ड्स की ओर मोड़ दिया। रेनॉल्ड्स को वर्षों के साहसिक अनुभव और आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर देव शिशु की असली ताकत ने सबको हिला दिया। विंसेंट ने उत्साह से कहा कि वो नायक की आर्थिक मदद करना चाहता है। क्रेसिरस अकादमी में प्रवेश किया। वहां दुनिया भर के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा थे। एलिस को चिंता थी कि नायक की उम्र बहुत कम है। विंसेंट ने खुद को स्कूल प्रमुख के साथ पुरानी दोस्ती वाला बताया। दाखिले की बात अब चिंता की नहीं रही, लेकिन नायक ने अचानक बात काट दी और कई सालों से घर से दूर था। वो पहले अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। विंसेंट तुरंत पछताया। उसे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल गया। इसके बाद नायक और नकली लड़ाई करते करते बहुत थक गए, यही बहाना बना और पहले ही विदा हो लिया। जब वो हवेली में यूं ही टहल रहा था, तभी पीछे से अचानक एक आवाज आई और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, तो वो गलती से तहखाने में पहुंच गया। मुड़कर देखा, बोलने वाली वही विंसेंट की बेटी लिलिया थी। फिर वो नायक को सेवकों के भोजन क्षेत्र में ले आए। लिलिया की सहज चाल देखकर स्पष्ट था कि वो यहाँ की पुरानी ग्राहक थी। उसके साथ की लड़की ने जरा भी रहस्य नहीं रखा। हर बार जब लिलिया दबाव महसूस करती, वो अक्सर यहीं आकर मन हल्का कर लेती। हालांकि विंसेंट दंपति कोई जादूगर नहीं थे, फिर भी वे दिल से चाहते थे कि उनकी बेटी जादू के रास्ते पर चले। लिलिया भी माता पिता की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहती थी। बस उम्र अभी बहुत कम थी। उसका मन पहले ही इस उम्मीद के बोझ तले दब चुका था। रात होते होते रेनॉल्ड्स और एलिस खास तौर पर नायक से बात करने आए। उनकी बात सुनकर उन्हें भी एहसास हुआ कि नायक का चेहरा मोहरा बदल चुका है, लेकिन भीतर से वो अब भी पहले जैसा ही समझदार और कोमल था। उसकी ताकत में हुई तरक्की से भी ज्यादा सबसे कीमती खुशी तो यही थी कि वो सकुशल घर लौट आया। विदा लेते समय रेनॉल्ड्स ने जिक्र किया कि आज विंसेंट की सलाह असल में उसके ही लिए सोची गई थी। ये बात सुनकर नायक का दिल भर आया। अगली सुबह बीते दिनों की साहसिक टोली के सदस्य भी दरवाजे पर मिलने आए और जानकर कि नायक पूरी तरह सुरक्षित है, सबके चेहरों पर खुशी छा गई। जैस्मीन ने बहुत सावधानी से उसका हाल देखा। उसे डर था कि कहीं उसे रत्ती भर भी चोट न लगी हो। पक्का कर लेने के बाद कि वो बिल्कुल ठीक है, वो झट से उसे अपनी बाहों में भर लाए और रात के प्रहरी ने अपने उस समय के कर्तव्य पर पछतावा जताया कि वो उसे ठीक से बचा न सका और उसके कारण पूरा परिवार 3 साल के लिए बिछड़ गया। अगले दिन नायक अपने परिवार के साथ शहर में घूमने निकला। तभी बगल की दुकान से एक जानी पहचानी सी खुशी महसूस हुई। पास जाकर देखा तो वो जरूर शौहवा बेचने की दुकान थी। जिस शौहवा से वो कभी परिचित नहीं हुई थी, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह चीज भी बेची जा सकती है। डैशिदा ने हैरानी से कहा, कभी कभार शौहवा की इच्छा से भरी हुई शौहवा, सैकड़ों सिक्के भी निकाले जा सकते थे। ये दौलत नायक के परिवार को गांव की स्थिरता वाले दिन में भी 250 साल तक आराम से गुजारा करा दे। लिलिया की आंखें अचानक चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा कि शायद शौहवा उसे जादू जगाने में मदद कर सके, लेकिन डैशिदा अच्छी तरह जानता था कि शौहवा से ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर बच्चे के पास इतनी कीमती चीज हो, ये समझदारी की बात तो नहीं, ये तो सीधी मूर्खता होती। हालांकि लिलिया जिद करके कम दाम वाली शौहवा खरीदना चाहती थी, फिर भी डैशिदा ने साफ शब्दों में मना कर दिया। दोपहर का समय, लिलिया का मन हर पल कहीं और ही भटक रहा था। नायक ने पहले हुई बातचीत से भांप लिया कि डैशिदा के मन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, तो आखिर यह पिता की चाह थी या कोई और वजह थी जिससे लिलिया इतनी बेचैन थी। यही सोचते सोचते वो परेशानी में डूब गया। तभी उसने देखा कि लिलिया अकेले ही गली के भीतर गहरे चली जा रही थी। एक निडर लड़की एक हथियारों की दुकान तक पहुंची। यहाँ सस्ते दामों पर हथियार मिलते हैं। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर आरक्षण करना चाहा, तो दुकान के मालिक ने पीछे से उसे पुकार लिया। साफ कहूं तो हथियार छू लेने भर से जादू नहीं जगता, लेकिन लिलिया ने जिद में कोशिश की। वो पहले ही कई बार नाकाम हो चुकी थी, एक और बार भी कोई बात नहीं। उसकी नजर में प्रतिभाशाली मालिक होने के नाते वो इस हट को बिल्कुल समझ नहीं पाया, लेकिन चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए, उसके माता पिता ने उसे हथियार छूने की इजाजत हमेशा से नहीं दी। तभी मालिक ने सख्ती से मना कर दिया। लिलिया पर इतना दबाव तो उसकी अपनी ही वजह से था। अचानक लड़की तड़प उठी और अनजाने में पास वाले से टकरा गई। हालांकि उसने तुरंत माफी मांग ली, लेकिन सामने वाले ने कोई रियायत नहीं दी। दुकान के मालिक ने आवाज सुनकर देखा और क्रिस्टास अकादमी के छात्रों को पहचानते ही जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर तीनों और भी मुंह फिट हो गए और झूठ बोलकर तय किया कि मालिक से जरूर सबक सिखवाएंगे। मालिक बेबस होकर बस उनका साथ देता रहा और एक चाल चल दी। उसी समय उसने धन्यवाद कहकर समय पर आ पहुंचा और हिल्सिया परिवार की पहचान दिखा दी। तीनों ने ये सुनकर कोई हैरानी नहीं दिखाई, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि अकादमी को भारी दान देने वाले इस परिवार से पंगा लेना आसान नहीं। लेकिन जाते जाते भी वे ताना मारना नहीं भूले। बस एक बेकार सी चीज जो कुछ 100 सिक्के बचाकर खड़ी हुई है। मालिक गुस्से की आग में जलते हुए उन पर झपटने ही वाला था, लेकिन लिलिया ने उसे रोक लिया। बाद में लिलिया ने खतरनाक हालात पैदा करने पर माफी मांगी, लेकिन विंसेंट ने कहा कि उसे दिल पर न ले। हमने अकादमी को भी कम पैसे नहीं दान दिए हैं, इतनी सी इज्जत तो बनती ही है। फिर उसने मालिक को दिलासा भी दिया और कहा कि इससे उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात लिलिया को गलतफहमी में डाल गई। उसने समझा कि उसके पिता उसकी जगह मालिक से उसका दाखिला करवाना चाहते हैं। भावना काबू से बाहर हो गई। वो बिलखती हुई रो पड़ी, मुझे तुम सबसे नफरत है, और तुरंत मुड़कर भाग गई। उस रात मालिक ने दरवाजा खटखटाकर लिलिया को साथ खाने के लिए बुलाया, लेकिन कमरे के भीतर से कोई जवाब नहीं आया। इस समय लड़की पीछे वाले रसोई घर में छिपी हुई थी और उसके मन में बार बार अपने पिता की बातें गूंज रही थी। बड़ी होकर उसे इसी स्कूल में जादूगरनी बनना था, ये कभी उसका एकमात्र लक्ष्य था। पर आज तक उसके भीतर जादू की कोई पहचान ही नहीं जगी, जिससे उसे बेहिसाब पीड़ा हुई। उसी समय जब दिल जख्मी था, मालिक की आवाज पीछे से आए। वो तो माफी मांगना चाहती थी, लेकिन होठों तक आते ही रुक गई। कितना साफ और सही था। फिर भी इस वक्त माफी कुछ ज्यादा ही घमंडी लग रही थी। सोचा नहीं था कि लिलिया पहले बोल पड़ेगी। उसने साफ कहा कि वो मालिक की ताकत से जलती है और अपने पिता की नजरों से भी। सब कुछ उसी पर भारी पड़ गया। वो हिचकियां लेते हुए बोली, सब मुझे ही दोष देंगे कि मैं जादू नहीं जगा सकी। माता पिता की उम्मीदें तो जरूर टूट गई होंगी। ऐसी कड़वी सी बातों में उसने टेसिया के अंदाज की नकल कर ली, जैसे यह कोई दिलासा हो। मैं तो ये भी अपनी आंखों से देख रही हूँ कि तुमने कितनी मेहनत की है। माता पिता को भला कैसे न पता चलता। ये सुनकर लिलिया आखिरकार आंसुओं के साथ हंस पड़ी, लेकिन मालिक के मन में बात साफ थी। विंसेंट जितनी उम्मीदें उस पर रख रहा था, लिलिया के कंधों की बेड़ियां उतनी ही भारी होती जा रही थी और वे उसे एक दिन हट की राह पर ले जा सकती थी। तभी उसने मन ही मन एक चाल सोची और विंसेंट दंपति को सब बता दिया। लिलिया को सुरक्षित भेज दिया गया है, कभी का साधना स्थल। इसके बाद लिलिया का एक हस्तलिखित पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जो जादू का उपयोग नहीं कर सकता, मैं माता पिता के लिए बिल्कुल मूल्यहीन हूँ। केवल एक शक्तिशाली जादूगर बनकर ही मैं फिर से तुम्हारे पास लौट सकता हूँ। फिर वेस्टन को अचानक होश आया। उसने जादू और सुख की अपनी धारणा जबरन अपनी बेटी पर थोप दी। वो अपने पुत्र को देखती रही। उसकी आंखों में पछतावा भरा था। भले ही लिलिया कभी जादू न कर सके, वो हमेशा मेरी अनमोल बेटी रहेगी। ये कहते ही पुत्र ने बाहर खड़ी लिलिया को भीतर बुला लिया। लेकिन ये सब तो उसकी ही योजना थी, सिर्फ इसीलिए कि लड़की अपने माता पिता के सच्चे मन को जान ले। पुत्र ने इस तरह सत्य का परीक्षण करने के लिए क्षमा मांगी,
पर वेस्टर्न ने उल्टा उसके माता पिता से माफी मांगी, जानते हुए कि तुम अभी अभी घर लौटी हो। फिर भी ज्ञान सीखने का आग्रह किया। यह मैंने ठीक से नहीं सोचा था। वो लिलिया की ओर मुड़ा और भारी स्वर में बोला, यदि तुम अकादमी नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, जादूगर न भी बनो, चाचा तुम्हें जरूर सुख देंगे। पर लिलिया ने दृढ़ता से कहा, मैं अब भी अकादमी जाना चाहती हूँ, भले ही फिलहाल जादू न जगा सकूं, फिर भी मुझे कोशिश करनी चाहिए। उसकी यह अटल इच्छा देखकर पुत्र ने उसे जादू की अनुभूति करानी शुरू की। उसके मार्गदर्शन में लिलिया और छोटी बहन दोनों ने हवा में बहती जादुई शक्ति को महसूस किया। पुत्र ने समझाया, जादुई शक्ति अभी स्थिर नहीं हुई है, इसे हर दिन अभ्यास चाहिए। लिलिया ने जिज्ञासावश पूछा कि वो किस तत्व को नियंत्रित कर सकेगी, और तब भी उन्हें अभी पता नहीं चला था कि हेस्टिया परिवार की नीलामी पर कोई और भी नजर लगाए बैठा था। उसी दिन पुत्र अपने माता पिता के साथ हेस्टिया की नीलामी में कदम रखकर दुनिया देखने निकला। आज रात शाही परिवार पूरी तरह वहां उमड़ पड़ा और अगले ही पल अपनी बहन की गोद में रहे हीरबी अचानक अदृश्य होकर गुम हो गया। इस समय चारों ओर भटकता हीरबी ठीक शाही जादूगर से जा टकराया। दूसरी ओर वेस्टर्न नीलामी का संचालन कर रहे थे जब एक दुर्लभ जादुई पशु की घटना हुई। यह विशाल जानवर भयावह विकास क्षमता समेटे हुए था। राजकुमार ने तुरंत उसे लेना ही अपना लक्ष्य बता दिया और तुरंत नीलामी के दौरान 100 स्वर्ण मुद्राएं पुकार दी। राजा ने सीधे 1000 स्वर्ण मुद्राओं की ऊंची बोली लगाकर मामले में दबदबे से प्रवेश किया। इसी समय पुत्र ने अचानक हीरबी की रोती हुई पुकार सुनी। वो दौड़कर मौके पर पहुंचा तो बस एक व्यक्ति दिखाई दिया जो शाही सुरक्षा जादूगर की पोशाक में था, जो बना हुआ था और हीरबी के पास जाने की कोशिश कर रहा था। पुत्र तुरंत आगे बढ़ा और घोषणा की कि हीरबी उसका साथी है। दूसरी ओर उसने झूठी भक्ति का नाटक किया। तुम्हारी किस्मत सचमुच बहुत भारी है कि तुम्हें इतनी दुर्लभ जादुई पशु मिली। अगले ही क्षण हीरबी फुर्ती से पुत्र के कंधे पर जा चढ़ा। जादूगर ने पल भर में नकली मुखौटा फाड़ डाला और पुत्र से हीरबी सौंपने की कड़ी मांग की। मैं अपनी किस्मत से मेल खाने वाले जादुई जीव को बहुत पहले ही खोज चुका हूँ। आज आखिरकार मनोकामना पूरी हुई। केवल मैं ही उसकी छिपी शक्ति को पूरी तरह जगा सकता हूँ। कहो, जादुई दबाव से डरा देना चाहता है क्या? बक बक बंद करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैंने तो पहले ही उसके साथ संधि करने का निश्चय कर लिया है। तुम अभी भी जल्दी से मन बदलकर आज्ञाकारी नहीं बन सकते। पुरुष स्वामी ये बात नहीं मानेंगे। वो अभी निकल जाने की सोच रही है, बस जादूगर की जानलेवा धमकी सुनकर। अगर हिम्मत है तो राज परिवार का विरोध करके दिखाओ। तुम्हारे माता पिता को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इस बात ने पल भर में ही पुरुष स्वामी के गुस्से में आग लगा दी। उसने दबे स्वर में कहा, तुम फिर से कहने की जरूरत करो। उस क्षण समय की रेत मानो समुद्र की लहरों सी गरज उठी। पूरा सभागार ठप सा रह गया। राजा ने इस भय की लहर को महसूस किया। उसे गलतफहमी हो गई कि वो अंधा हो चुका है। तुरंत पहरा दल को स्रोत की जांच करने भेज दिया। देखते ही जादूगर डर के मारे जमीन पर निढाल पड़ गया। तभी पुरुष स्वामी को समझ आया कि उसकी भावनाएं काबू से बाहर हो गई थी। ये बोली लड़ाई इसलिए बीच में ही टूट गई। मुकाबला ज्यादा देर न चला। राजा ने उठकर सीधे पुरुष स्वामी के पिता पर निशाना साध दिया, क्योंकि वही उस दिन के प्रहरी दल का कप्तान था। हमलावरों को पकड़ न पाना ही उसकी नौकरी चली जाने की वजह बना। इस समय वो जादूगर अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बहरीपन का नाटक किया। अच्छा हुआ कि इस बार कोई जान माल की हानि नहीं हुई। शायद वो हल्की सजा देकर छोड़ दिया जाए। तुरंत उसे पहली बार शहरबी से मिलने वाला बनकर पेश किया गया। अगर उसे मुझे सौंप दिया जाए तो मैं उसका सावधानी से पालन पोषण करूंगा। लेकिन राजा की इच्छा कुछ और ही थी। राजकुमार ने भी उसकी तरफ से सफाई दे डाली। वो मेरे कई वर्षों का खास अंगरक्षक है। उसने कई बार संकट में राजवंश की रक्षा की है। उसे तो भारी इनाम मिलना चाहिए। चूंकि उसने इस पालतू को पसंद कर लिया है और सामने वाले के पास भी जादुई बाधा से बचाव है, तो शायद ऐसी मुसीबत से बचा जा सके। लेकिन वृद्ध पिता पत्थर पर लकीर निकले। शहरबी तो अपने ही बलबूते पर खड़ा है। मैं पिता होकर भी इसमें दखल देने का अधिकार नहीं रखता। राजा ने न झुकना था न मानना था। उसने पलटकर पुरुष स्वामी की इच्छा पूछ ही ली, लेकिन उसे रेत पर तख्ती गाड़ने जैसी सख्त नकार मिल गई। राजा ने तो नई चाल से हासिल की गई दिवस लोक कविता को ही बदले की गुट्टी बना दिया। पुरुष स्वामी ने भी चुपचाप चश्मा संभाल कर बात दोहराई, शहर भी नहीं बेचेगा, नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। दिल को नरम कर लो वरना मेहनत पानी में चली जाएगी। राजा ने दबाव बढ़ाना शुरू किया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, दे रहे हो या नहीं? पुरुष स्वामी ने अनचाहे अपमान को दांत पीसकर सह लिया। अगर मैं आपके राजकुमार को खरीदना चाहूँ तो आप कितनी कीमत पर उसे देने को राजी होंगे? जादूगर की यह हालत देखते ही पुरुष स्वामी ने अब अपनी ताकत छिपाना छोड़ दिया और मौके पर ही जादूगर की दोनों टांगे तोड़ दी। क्या तुम समझते हो ऐसा करके तुम बच जाओगे? मैं तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, तुम ही हो। तुम्हें अपनी पोजीशन खुद सोचनी चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया सब कुछ फिर संभल गया। पुरुष स्वामी एक विपत्ति से होकर बेहोशी में चला गया। आंख खुली तो वो घर में था। एक नकली राजदूत क्षमा मांगने आया और छोटी सी गड़बड़ी की भरपाई में एक थैला सोने के सिक्के भेंट किए। पुरुष स्वामी ने एक नजर में भांप लिया। ये राजा पीड़ित का अभिनय कर रहा है। दूत होने का दावा। हमलावर को पद से हटा दिया गया है। बूढ़े पिता ने हंसी रोक ना पाए। बेचारे बच्चे को छोड़कर आखिरकार धड़ल्ले से सब साफ कर दिया। नायक ने परिवार की रक्षा के लिए हर किसी के लिए सहनशीलता चुन ली। बस एक गुरु के गिरने का पीछा किया तो सचमुच राजमहल ने गुरु को अपने षड्यंत्र में फंसा लिया और राजा ने भी उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। तूफान गुजरने के बाद नायक ने पहली बार जादू अकादमी में कदम रखा। अचानक एक बिल्ली सिर वाले बाज की आत्मा से नजरें मिल गईं। वो उस बिल्ली सिर वाले बाज के साथ जंगल के भीतर तक गया और देखा कि प्राचार्य पहले से ही यही इंतजार कर रहे थे। जिस बात ने प्राचार्य को चौंका दिया वो ये थी, नायक ने उनके छोड़े हुए प्रचंड दबाव का सामना किया और फिर भी खुद को कमजोर बताने का ढोंग किया। असल में नायक बहुत पहले ही उसकी गहरी शक्ति को भांप चुका था। जैसा कि कहा जाता है, भीतर से शेर बाहर से चींटी। ये तो राष्ट्रीय स्तर का एक उस्ताद है। जादू अकादमी का मुखिया काकाजी फुनसेट की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नायक ने अपनी कला दिखाने का निश्चय किया। उसने ठान लिया कि मोहरबंदी जादू से पत्थरों को चलाकर आक्रमण करेगा, जिसे प्राचार्य ने सहजता से हल कर दिया। दोनों ने फिर कई दौर की जादुई भिड़ंत की और सही मायने में जीत हासिल की। इससे प्राचार्य उसकी प्रतिभा पर और भी मोहित हो गए। आगे और कसौटी पर कसने के लिए प्राचार्य ने उच्च स्तरीय अंधेरे जादू का प्रयोग किया। नायक ने कान बंद कर लिए, फिर भी मुश्किल से खड़ा रह सका। फिर भी वो शुरू से अंत तक चक्कर खाकर नहीं गिरा। इससे प्राचार्य उसकी क्षमता को और भी अधिक वास्तविक मान बैठे। यहाँ तक कि शिष्य बनाने का मन भी कर लिया। प्राचार्य ने उसकी छिपी हुई शक्ति का गहरा अर्थ समझ लिया। तुम जानबूझकर अपनी प्रतिभा नहीं दिखाते,
नायक ने साफ साफ कहा, मुझे आपकी प्रशंसा और प्रभाव की आवश्यकता है ताकि मेरे परिवार की रक्षा हो सके। यदि आप सहमत हो तो मैं आपका शिष्य बनकर अध्ययन करूंगा। मैं बस यही आशा करता हूँ कि 3 साल बाद फिर से सैनिक के रूप में दाखिला ले सकूं। प्राचार्य को समझ न आया, इस समय दाखिला लेकर क्या इससे आप तेजी से शक्तिशाली लोगों की पंक्ति में आगे नहीं बढ़ जाएंगे। नायक ने सच कह दिया। वो पहले एक साहसी बनना चाहता था, दुनिया की यात्रा कर ज्ञान और अनुभव बढ़ाना चाहता था और माता पिता के उस समय के साहसिक रोमांच को भी जीकर देखना चाहता था। आखिरकार प्राचार्य ने उसकी मांग मान ली, लेकिन इससे माता पिता के बीच विवाद छिड़ गया। माँ एलिस को बस अभी अभी जुड़े अपने बेटे से दूर जाना बेहद दुखद लगा। जरूरी था कि वो दूर जाए। पिता रेनॉल्ड्स ने सोचा, अगर भरोसेमंद साथियों का साथ हो तो निश्चिंत रहा जा सकता है। नायक ने तुरंत बीच बचाव किया और वादा किया कि हर 2 महीने में कम से कम एक बार घर जरूर लौटेगा, और यह भी कि वो तुरंत रवाना नहीं होगा, पहले परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएगा। उसने साफ कहा कि वो दुनिया को लेकर जिज्ञासा से भरा है और माता पिता की उस समय की साहसिक उत्तेजना को खुद महसूस करना चाहता है। फिर पूरा परिवार एक साथ पुराने साहसी साथियों से मिलने निकल पड़ा। सबको हैरान करने वाली बात यह थी, हमेशा ठंडी और कम बोलने वाली जैस्मीन, उसी ने सबसे पहले साथ चलने की सहमति दे दी। नायक फिर भी नीलामी घर जाकर सामान चुनने की सोच रहा था। फुनसेट से उसके संबंध के कारण वो गोदाम में जाकर निःशुल्क चुन सकता था, लेकिन पूरा गोदाम छान लेने के बाद भी उसे एक भी उपयुक्त तलवार नहीं मिली, क्योंकि इस दुनिया के सैनिक अधिकतर शक्तिवर्धक योद्धा हैं और 2 हाथों वाली स्नाइपर शैली का कवच पहनते हैं या फिर बड़े अखाती तलवार को मुख्य हथियार बनाते हैं, जो उसके पतले शरीर से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इसी बीच अचानक लापरवाह होकर हिबी को एक खोज मिल गई। वो एक काली स्याही जैसी जली हुई छड़ी थी। नायक ने उसे उठाया और महसूस किया कि इस छड़ी का भार 1000 सोने जैसा है। इसका भार वितरण भी बेहद अजीब था, फिर भी उसमें तलवार की दिव्य आभा झलक रही थी। जैसे ही उसने काली छड़ी में जादुई शक्ति भरी, नायक ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह तलवार लोहे जैसी नहीं बल्कि कीचड़ जैसी निकलेगी। अगले ही पल तलवार से बिजली जैसा प्रकाश फूटा, उसकी बाह में एक झटका सा कपकपी दौड़ गई। और भी चकित करने वाली बात यह थी, जब उसने फिर से उसे थामा, काली छड़ी खुद ब खुद समायोजित होकर 7 गुना 7 शरीर मानक तलवार की लंबाई बन गई। युवक ने अपनी पसंद से खरीदे गए खजाने को आमतौर पर वो अनगिनत बेनाम तलवारें संभाल कर रखता था, पर उसने पहले कभी ऐसी स्वायत्त अनुकूलता नहीं देखी थी। धारण करने वाले की दिव्य हथियार जैसी कानों को भटकाने के लिए उसने झटपट एक साधारण उपकरण को आवरण की तरह ले लिया, लेकिन विंसेंट की तीक्ष्ण दृष्टि से वो तुरंत पकड़ लिया गया। उसकी कमर पर रखी अनोखी काली लोहे की छड़ी। दोनों शैलियों में निपुण युवक का कामकाज कुछ अंगड़ था। उसने तुरंत शांत स्वर में समझाया। तब जब उसने छड़ी को जमीन पर गिरते देखा, तौलकर देखने पर पाया कि उसका वजन बिल्कुल हाथ में बैठता है। उसे लगा कि यह अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है। गोदाम का प्रबंधक अचानक आकर, ये लोहे की छड़ी मूलतः एक मानसिक रूप से विक्षिप्त वृद्ध द्वारा लाई गई थी। उस वृद्ध ने ऊंची आवाज में दावा किया था कि इस दुनिया में कोई भी इसे इस्तेमाल करने लायक नहीं, कहकर फिर उस लोहे की छड़ी को छोड़कर चला गया। बाद में कई विशेषज्ञों ने आकर फैसला दिया कि यह तो बस जड़ से कठोर साधारण सी छड़ है। लोग और भी गहराई से पड़ताल कर रहे थे और उसने सहज ही उसे गोदाम में बेकार पड़ा रहने दिया। युवक टालने को ही आगे बढ़ने का उपाय मानता था। पहले तो वो बस दिखावे की विनम्रता कर रहा था, अगर सच में ये कोई कीमती चीज हुई तो मैं ज्यादा जोर नहीं डालूंगा, फिर एक और प्यारा सा चाल चलूंगा और विंसेंट से वो लोहे की छड़ी खुद उसे देने का अवसर मिल ही जाएगा। तभी उसकी नजर युवक के 9वें जन्मदिन वाले दिन पर पड़ी। माता पिता ने उसके लिए एक जोड़ी ऐसे दस्ताने तैयार किए थे जो उपचार जादू चला सके, और विंसेंट ने उसे 2 अंगूठियां भेंट की। युवक और उसकी मां एलिस को एक अंगूठी मिली। जब युवक की जादुई शक्ति खतरनाक स्तर के करीब पहुंची तो एलिस की अंगूठी पर जड़ा रत्न चमककर अपनी उपस्थिति जता देता था। साहसी साथियों ने जो तैयार किया था वो एक संदेश रोल था। युवक हर दिन उस रोल में अपनी जादुई शक्ति भर सकता था और एक संदेश छोड़ सकता था। उसे पाकर एलिस जवाब भी भेज सकती थी, वो पूरे भावुक मन से सबके सामने, क्योंकि अगले दिन उसे यात्रा पर नहीं निकलना था। एलिस को उसके किसी बड़े उपलब्धि की कोई उम्मीद नहीं थी, बस बार बार समझाती रहती, बस तुम सलामत रहो, यही सबसे बढ़कर है। अगली सुबह होने से पहले युवक सामान समेटकर चुपचाप रवाना होने ही वाला था, लेकिन देखा कि माता पिता और छोटी बहन पहले से नीचे उसे विदा करने खड़े थे। मैं चलता हूँ, तैयार रहो। फिर जैस्मीन उसे साहसियों के संग ले गई, स्तर परीक्षा कराने के लिए, ताकि उसका राजा परिवार से टकराव परिवार तक न पहुंचे। युवक ने पूरे रास्ते मुखौटा पहनकर अपनी पहचान छिपाई। संघ के शाखा प्रमुख के लिए वो स्वयं सामने आकर स्वागत करने आया। नियम के अनुसार वास्तविक युद्ध परीक्षा से पहले उसे परीक्षा पूरी करनी थी, अभ्यास युद्ध और उपकरणों की जांच। लेकिन जैस्मीन की सिफारिश के कारण युवक को शुरुआती चरणों को छोड़ने की अनुमति मिली। उसने मन ही मन जैस्मीन और शाखा प्रमुख के रिश्ते को लेकर जिज्ञासा की, पर उसे यह नहीं पता था कि जैस्मीन के पिता का संघ से गहरा संबंध था। बहुत जल्दी युवक को वास्तविक युद्ध परीक्षा स्थल तक ले जाया गया। परीक्षा में भाग लेने वाली अगली लड़की वो तो C स्तर की साहसी निकली। फिर मानव जाति का किशोर नेट मध्य स्तर की परीक्षा में छूट पाकर उसे सीधे B स्तर का साहसी घोषित कर दिया गया। जब बारी अल्प जाति के किशोर लुकास की आए तो उसका रवैया बेहद घमंडी था और उसने मांग की कि छूट देकर उसे सीधे इस स्तर में पदोन्नत किया जाए। परीक्षक ने भेद खोल दिया। लुकास की उम्र 11 वर्ष, एक उपचारक है। जादुई स्तर हल्के नारंगी रंग तक पहुंच चुका है। लड़के ने उसकी नुकीली कान देखी, उसकी अल्प जाति की पहचान की पुष्टि की, दर्ज कर लिया गया। लुकास ने उच्च स्तरीय अग्नि जादू का प्रयोग किया। लड़के को मन ही मन अपनी जादू नियंत्रण क्षमता की चिंता थी और सचमुच वैसा ही हुआ। लुकास का नियंत्रण बिगड़ गया, जिससे जादुई शक्ति काबू से बाहर हो गई। अंत में परीक्षक ने स्वयं हस्तक्षेप किया और तभी जाकर संकट टला, ताकि किसी और को चोट न लगे। परीक्षक ने उसकी जादुई शक्ति की मात्रा को चौंकाने वाला आंका। इतनी कम उम्र में ही उसने उच्च स्तरीय अग्नि जादू पर पकड़ बना ली। भविष्य उज्जवल है लुकास के लिए, परीक्षक ने आश्चर्य से अपनी आंखें फैलाकर कहा। और तभी जब कोई उम्मीद ही नहीं थी, अचानक उसने छापा मारा और तुरंत उसके हमले को रोक लिया। लुकास अब भी हठपूर्वक पुनः जांच की मांग कर रहा था, लेकिन परीक्षक ने अब कोई नरमी नहीं दिखाई और अंततः उसे केवल 20 स्तर दिया गया। आखिरकार लड़के की बारी आई। उसकी जादुई शक्ति की अचानक फूट ने परीक्षक तक को चौंका दिया। विभागाध्यक्ष तो स्वयं नीचे उतरकर उससे भिड़ गए। राज्य के सबसे बड़े साहसी संघ के विभागाध्यक्ष के रूप में वास्तव में उसकी शक्ति दोहरा स्तर थी, अत्यंत प्रबल, लेकिन लड़के ने उल्टे शांत और विनम्र बना रहने का दिखावा किया और अंत में उसे भी 20 स्तर ही मिला।
परीक्षक ने दंग रहकर कहा, एक ही दिन में इतने सारे 20 स्तर के साहसियों भर आए और सभी की उम्र भी अभी बहुत कम है। ऐसी बात पहले कभी सुनी ही नहीं। असल वजह जानने के लिए क्या यह आधा वर्ष पहले 3 जातियों के युवाओं के संगम प्रतियोगिता के प्रभाव का नतीजा है। राज्य ने अल्फ जाति और बौने जाति के साहसियों को छोड़कर पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें लुकास राज्य में रहने वाला अल्फ मानव मिश्र रक्त है। उसकी पृष्ठभूमि बाहरी लोगों के लिए गोपनीय रखी गई, लेकिन विभागाध्यक्ष का अनुमान था कि उसके माता पिता में शायद कोई एक अल्फ दास रहा होगा, क्योंकि सुना जाता है कि उसके परिवार ने अक्सर दासों के क्रूर तरीकों से जादूगरों को प्रशिक्षित किया ताकि वे चुपचाप न रहें। उसे बौने जाति ने पाला था। इस बार प्रतिनिधि के रूप में उसे मानव समाज में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, यहाँ तक कि विभागाध्यक्ष भी दखल देने की हिम्मत नहीं कर सके। जहां तक लड़के की पृष्ठभूमि का सवाल है, विभागाध्यक्ष को कुछ पता नहीं था, लेकिन जैस्मिन, जो राज्य की सबसे शक्तिशाली अग्नि तत्व जादूगर परिवार की युवती थी, उसके लिए कुछ खास करने को तैयार थी। फिर भी अनजाने में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि लड़के ने अग्नि जादू में अपनी कमी जाहिर कर दी थी, लेकिन उसकी असली ताकत तो तलवारबाजी थी। उस समय उसकी हरकतें कुछ संकोची सी थीं, क्योंकि उसका शरीर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। कल्पना भी मुश्किल थी कि बड़ा होने पर उसकी शक्ति किस डरावने स्तर तक पहुंच जाएगी। जांच समाप्त होने के बाद जैस्मिन लड़के को जादुई जानवरों के चरागाह क्षेत्र में ले गई। यह इलाका पूरी तरह खंगाला जा चुका था। अब यह निम्न स्तर के साहसियों के अभ्यास की जगह बन चुका था और उनका गंतव्य था। लगभग एक दिन का समय लगता। यद्यपि लड़का उसी छोटे क्षेत्र का जैस्मिन के साथ था, फिर भी उसे उसकी चपलता इतनी प्रबल होने की उम्मीद न थी। पिछली जांच में छोटे छोटे और कम अंतर वाले हमले की लय धीरे धीरे तेज होने लगी। उसे लगा था कि सामने वाला खुद को ही घातक चाल चलने पर मजबूर कर रहा है, इसलिए लगातार तलवारबाजी के बाद विजय की आस थी, लेकिन वो उल्टे बिखर गया। एक पल को तो वह भी नहीं समझ पाया कि भविष्यवाणी कहाँ चूक गई। दूर से अचानक हलचल की खबर आई। एक ऐसा जीव जो इस भूमि का नहीं था, साहसिकों पर हमला कर रहा था। दोनों ने पास ही एक टूटी हुई गाड़ी देखी। लगता था किसी ने उस जीव को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। उस जीव ने उसे ही अपना निशाना बना लिया। जैस्मीन ने तुरंत नायक को पहले हटने का इशारा किया और खुद आगे बढ़कर सामना किया। उसे आधा हवा में अस्थिर देखकर नायक तुरंत आगे बढ़ा और उसे मजबूती से थाम लिया। जीव ने ये देख और बाकी कमजोर साहसिकों पर झपट पड़ा। जैस्मीन बिना झिझक फिर से उठ खड़ी हुई और सबको अपने पीछे बचा लिया। नायक के भीतर से कुछ करने का दबाव उमड़ पड़ा। जब तक वो जीव बिल्कुल पास नहीं आ गया, तब जाकर उसने अचानक प्रहार किया और बस एक ही बार में उसे ढेर कर दिया। बाद में जैस्मीन जानती थी कि नायक का तरीका सही था, फिर भी वो अपनी नाराजगी रोक न सकी। तुम्हें जरा और जल्दी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। नायक एकदम चुपचाप रह गया, समझ ही नहीं पाया कि अब उसने फिर क्या गलती कर दी। तभी जैस्मीन ने दिल की बात कह दी, मैं साहसिक बन गई ताकि अपने घराने की बेड़ियों से दूर निकल सकूं, उस फ्रेम्सफोर्स घराने से जहां हर पीढ़ी में शक्तिशाली अग्नि तत्व के जादूगर जन्म लेते हैं। उसे बचपन से ही दैवी शक्ति पिलाई जाती रही। अग्नि सबसे शक्तिशाली तत्व है, ऐसी उनकी धारणा थी और अपने युग में सबसे पहले जगह जादूगर के रूप में उस पर पूरे घराने की बड़ी उम्मीदों का भार था। लेकिन जब घराने ने पाया कि उसमें अग्नि जादू की कोई प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है, तो वो उनकी नजर में बस एक कमी वाला अधूरा टुकड़ा बन गई। नायक की बात सुनकर उसमें भीतर तक आग भड़क उठी और उसके लिए दिल से हमदर्दी उमड़ आई। सबसे शक्तिशाली तत्व नहीं होता, सिर्फ सबसे शक्तिशाली उपयोगकर्ता होता है। जैस्मीन के मन में एक गर्मजोशी सी उठी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नायक उसके लिए इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगा, जिससे नायक अपने पिछले जन्म की ओर इशारा करता है। उसे भी कभी कमी वाला कहा गया था। इसी बीच दूरस्थ जेनेलिन राज्य में तिशिया ने स्फटिक गोले के पार से नायक और जैस्मीन की बातचीत बड़े ही आनंद से देखी और साथ चलने का दृश्य वो जल भूनकर कहे बिना न रह सकी कि वो तो बड़ा रंगीला इंसान है। दादाजी ने उसे नायक से ईर्ष्या करते देख नए अनुभव को चुनौती देने की हिम्मत जुटाई और प्रोत्साहित किया, तुम भी कोई नई चुनौती आजमा सकते हो। वक्त की रेत फिसल रही है। नायक को घर छोड़े 1.5 साल हो चुके हैं। अब तो सारे महाद्वीप में ये चर्चा है कि एक ऐसा युवा योद्धा उभर रहा है जिसकी शक्ति आसमान छू रही है और वो उसके पीछे पीछे चल रहा है, फ्रेम्सफोर्स घराने की स्वर्णिम यात्रा में। सबसे शक्तिशाली राजा का दूसरा जन्म। यहीं पर सब समाप्त हो जाता है। इस एनीमे के दृश्य निर्माण की बात करें तो कहना पड़ेगा कि यह बहुत ही फीका है। पूरी तरह से तो ये जैसे प्रस्तुति पत्र बन गई है। पता नहीं ये बजट की कमी थी या फिर कोई और वजह, लेकिन पिछले जन्म में तो वह किन शिहुआंग के सम्राट से भी बढ़कर था और अब दूसरे संसार में पुनर्जन्म लेकर एक बच्चे से शुरुआत कर रहा है। ये कल्पना फिर भी कुछ दिलचस्प है। अगर तुम्हें यह एनीमे पसंद आया हो तो बिल्कुल इसे छोड़ना मत और अंत में मैनेजर जी लाइक जरूर कर देना। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं।